इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th पार्ट 6 खानाबदोश भाग 2। अभी तक हमने पढ़ा था कि महेश की पत्नी किसनी किस तरीके से चिमनी के मालिक के बेटे सूबे सिंह के साथ वो सब गुलछर्रे उड़ा रही थी, उनके साथ खिलखिला कर हंस रही थी। दफ्तर में बहुत सारे बातें थी और वो गलत रास्ते पर चली गई थी और उस रास्ते से लौट कर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। तो उसके आगे हम चालू करेंगे कि वहां से लौटना मुश्किल है, मुमकिन नहीं है। अब वहां से लौट कर आना अब वो बस में नहीं है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। भट्टे की जिंदगी भी अजीब थी। भट्टे की जिंदगी पूरे तरीके से अस्त व्यस्त अजीब थी। गांव बस्ती का माहौल बन रहा था। झोपड़ी के बाहर जलते चूल्हे और पकते खाने की महक से भट्टे की नीरस जिंदगी में कुछ देर के लिए ही सही ताजगी का एहसास हो जाता था। जब ताजा ताजा खाना बनता था तो उस महक से चिमनी के इर्द गिर्द थोड़ा ताजगी का एहसास होता था। ज्यादातर लोग रोटी के साथ गुड़ या फिर लाल मिर्च की चटनी ही खाते थे। समझे, यहाँ पर लोग गुड़, रोटी के साथ गुड़ चाहे लाल मिर्च की चटनी। लाल मिर्च की चटनी इसलिए क्योंकि जो भी गला में खराश वगैरह हो सब नीचे चला जाएगा। ये पुराने तरीके का टेक्नोलॉजी था भैया, आज के जमाने में हम लोग को नहीं समझ में आएगा। दाल सब्जी तो कभी कभार ही बनती थी। शाम होते ही हैंड पंप पर भीड़ लग जाती थी और जिस्म पर चिपकी मिट्टी, जो मिट्टी चिपक जाता था, उस मिट्टी को जितना उतारने की कोशिश करते वह और उतना ही भीतर उतर जाती थी, शरीर पर पूरा लग जाता था। नस नस में कच्ची मिट्टी की महक बस गई थी, समा गई थी और इस महक से अलग भट्टे का कोई अस्तित्व नहीं था। और मिट्टी की महक ही भैया महक, बाकी कुछ नहीं था वहां पे। किसनी और सूबे सिंह, किसनी कौन? महेश की पत्नी। तो किसनी और सूबे सिंह की कहानी अब काफी आगे बढ़ गई थी। सूबे सिंह के अर्दली ने महेश को नशे की लत लगा दी थी। तो सूबे सिंह और किसनी की जो प्रेम कहानी थी उसके वजह से महेश जो था अब वो नशे के लत में चला गया था। नशा करके महेश झोपड़ी में पड़ा रहता था। किसनी के पास एक ट्रांजिस्टर भी आ गया था। सुबह शाम भट्टे की खामोशी में ट्रांजिस्टर की आवाज, मतलब रेडियो की आवाज गूंजने लगी थी। ट्रांजिस्टर वह इतने जोर से बजाती थी कि भट्टे का वातावरण फिल्मी गानों की आवाज से गमक जाता था, गमक उठता था। और आप पुराने जमाने के ट्रांजिस्टर की बात कर लोगे तो आपको याद होगा, फोटो आप देखना ना, आप सर्च करना पूरा ओल्ड ट्रांजिस्टर, तो उसमें आपको मालूम चलेगा किस तरीके से पीला वाला डब्बा हुआ करता था, चोंगा जैसा, नीचे एकदम कैसेट बड़ा सा लगता था, उसमें से आवाज जाता था तो बजता था। तो ये आप ट्रांजिस्टर देखने को म्यूजियम में मिलेगा, नहीं तो आपको इंटरनेट पर मिलेगा, इधर उधर नहीं मिलने वाला है। शांत माहौल में संगीत लहरियों ने खनक पैदा कर दी थी। उस समय या क्या मनोहर गीत गाया जाता था, रोटी रे, ऐसे करीब के बहुत सारे गाना थे जो फिल्मी अंदाज में गाए जाते थे, फिल्मों की गाना थी। कड़ी मेहनत और दिन रात भट्टे में जलती आग के बाद जब भट्टा खुलता था तो मजदूर से लेकर मालिक तक की बेचैनी सांसों को राहत मिल जाती थी। जब भट्टा शांत होता था तब भट्टे से पकी ईंटों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया था। लाल लाल पकी ईंटों को देखकर सुकिया और मानो, दोनों थे ना अपने पति पत्नी, तो सुकिया और मानो की खुशी की इंतहा नहीं थी। खासकर मानो तो ईंटों को उलट पुलट कर देख रही थी। खुद के हाथ की पथी ईंटों का रंग ही बदल गया था। हमने तो मिट्टी वाला किस तरह कलर होता है, मिट्टी जैसा, लेकिन अब पक जाने के बाद लाल हो जाता है। तो उस दिन ईंटों को देखते देखते ही मानो जो थी, तो मानो के मन में बिजली की तरह एक ख्याल कौंध आया। ख्याल घिर गया मन में कि इस ख्याल के आते ही उसके भीतर जैसे एक साथ कई भट्टे जल उठे थे। उसने सुकिया से पूछा, एक घर में कितनी ईंट लग जाती होगी, कितने ईंट मिलाकर घर बनता होगा? बहुत कई हजार, मतलब सुखिया जवाब देता है, बहुत कई हजार लोहा, सीमेंट, लकड़ी, रेत अलग अलग से लगते हैं। और उसके मन में
ख्याल उभरा था। उसे तत्काल कोई आधार नहीं मिल पा रहा था। वह बेचैन हो उठी थी। उसे खामोश देखकर सुखिया ने कहा, चलो काम शुरू करना है। जसदेव, जसदेव कौन सा? तो जसदेव वहीं पर काम करता था एक। तो जसदेव बाट देख रहा था जहां से सब सामान निकाला जा रहा है। सुखिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी थी। सुखिया के पीछे पीछे अनमनी ही चल दी थी मानो। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर ईंटों का लाल रंग कुछ ऐसे छा गया था कि वह उसी में उलझ कर रह गई थी। झिंगुरों की झिन 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 झिन, रात को झिंगुर का आवाज सुनाई देता है और बीच बीच में सियारों की आवाजें रात के सन्नाटे में स्यायपन घोल रही थी। पूरा एक तरीके का रहस्य गूंज रहा था, डरावना। थके हारे मजदूर नींद की गहरी खाइयों में लुढ़क गए थे, मतलब सो गए थे, गहरी नींद में सो गए थे। मानो के ख्यालों में अभी भी लाल लाल ईंट घूम रही थी। इन ईंटों से बना हुआ एक छोटा सा घर उसके जहन में, उसके मन में बसा हुआ था। यह ख्याल जिस जिद से पुख्ता हुआ था, नींद उतनी ही दूर चली गई थी। क्योंकि जब मन में ख्याल आते हैं तो नींद से ही उड़ जाता है। अभी हम इस जो आप अभी पढ़ रहे हो खानाबदोश, इसका रिकॉर्डिंग करने से पहले हम एक खानाबदोश कुकू एफएम पर सुन रहे थे। ऐसे सब्सक्रिप्शन है तो आसानी से सुन लेते हैं कभी भी। तो वहां पर सुनने के साथ ही मालूम चला कि खानाबदोश एक शब्द है, एक टाइटल है, मतलब दुखियों के दर्द को बताने का टाइटल, जुर्म को बताने का टाइटल, मतलब एक नाम, एक शब्द जिसके अंदर में आप बहुत सारे बातों को बता सकते हैं। दूर किसी बस्ती से हल्के हल्के छन कर आती मुर्गे की बांग, आवाज धीरे धीरे आती थी। रात के आखिरी पहर के एहसास के साथ ही मानो के पलकें नींद से भारी होने लगी थी। रात के पूरा मतलब रात हो गया था। रात के आखिरी पहर मतलब 2-3 बजे करीब में इसको नींद लगती है। सुबह के जरूरी कामों से निपट कर, सुबह के मतलब बाथरूम फ्रेश वगैरह होकर जब सुखिया ने झोपड़ी में झांका तो वह हैरान हो गया। इतनी देर तक मानो कभी नहीं सोती थी। वह परेशान हो गया था कि गहरी नींद में सोई मानो को माथा उसने छू कर देखा, मतलब जो सोई हुई थी मानो उसका माथा छू कर देखा। माथा ठंडा था, मतलब ठीक थी, उसके पास तो टेंशन था भैया। उसने राहत की सांस ली। मानो को जगाया। इतना दिन चढ़ गया है और उठने का मन नहीं है, क्या बात है भैया? मानो अनमनी सी उठी। कुछ देर यूं ही चुपचाप बैठी रही। मानो का इस तरह बैठना सुखिया को अटखने लगा था, मतलब एक तरीके से अजीब लगा था। आज क्या बात है जी? तो ठीक है ना? मतलब सुखिया पूछता है क्या बात है जी, मन ठीक है ना, तबीयत वगैरह ठीक है, सब ठीक है? मानो अपने ख्यालों में गुम थी। ख्याल भी उसका बड़ा था भैया, तो ख्यालों में गुम थी। मन की बात बाहर आने के लिए छटपटा रही थी। उसने सुखिया की ओर देखते हुए पूछा, क्यों जी, क्या हम इन पक्की ईंटों पर घर नहीं बना सकते? क्या बना सकते हैं? मानो की बात सुनकर सुखिया आश्चर्य से उसे ताकने लगा। कल की बात वह भूल चुका था। सुखिया ने गहरे अवसाद से, मतलब धीरे से दर्द भरा में, थोड़ा मतलब किस तरह टेंशन में आकर आश्चर्यजनक पूछा जाता है वैसे ही भर कर कहा, पक्की ईंटों का घर? पक्की ईंटों का घर 2-4 रुपए में ना बनता है, 2-4 रुपए में नहीं बनेगा। इतने ढेर से नोट लगते हैं, बहुत सारे नोट लगते हैं घर बनाने में। गांठ में नहीं है पैसे, चले हाथी खरीदने। पैसे हैं नहीं या चले हैं सपने देखने। ये बातें यहाँ पर बोला जा रहा है सुखिया के द्वारा। महीने भर में जो हम इतनी, समझना यहाँ पर कि महीने भर में हमने इतनी ईंटें बना दी है, मतलब इतना सारा ईंटें बना दी है, क्या अपने लिए हम ईंटें न बना सकेंगे? मानो ने मासूमियत से कहा, अरे भैया वो ईंटें मिट्टी वगैरह सब मालिक देता है तब बनाते हैं ना, हाँ अपने से कहां से लेकर चमनी उमनी पकाएंगे? यह भट्ठा मालिक का है,
हम ईंट उनके लिए बनाते हैं, हम तो मजदूर हैं, इन ईंटों पर अपना कोई हक नहीं है, हक ना है। सुखिया ने अपने मन में उठते दबाव को महसूस किया। अरे भैया पगला गल भी, अरे पगला गल ही तो ऐसा ही बात वो मन में सोचा। ईंटों पर हमारा कोई हक नहीं है, हक ना है क्यों? यहाँ पर महारा है, महारा मतलब हमरा होता है। इन ईंटों पर महारा कोई हक ना है। कायल मानव ने तजब्बू भरी, यहाँ पर देखना शब्द कुछ अलग, थोड़ा सा अलग है। तो कठुआ हट, कठुआ हट मतलब क्या होता है? एक हट नहीं, बच्चे हट करने लगते हैं, मुंह फुला के बोलते हैं। क्यों? हमारा क्यों नहीं है? हमारा क्यों नहीं हो सकता? हम उसको क्यों नहीं खरीद सकते? इसी प्रकार के। तो उसके अंदर बवंडर मच गया था, बवंडर मचल रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मानव बोली, हर महीने कुछ और बचत करे, ज्यादा ईंटें बनाए, तब भी अपना घर नहीं बना सकते? अपने भीतर कुलबुलाते सवालों को बाहर लाना चाहती थी, लेकिन किसके पास लाए? नहीं ला पाई थी। इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है? सुखिया ने कहा, इतनी मजदूरी मिलती कहाँ है कि पूरे महीने हाथ गोड़ तोड़ के भी कितने रुपए बचेंगे? कुल 80 रुपए बचेंगे। एक साल में 1000 ईंटों के दाम अगर हमने बचा भी लिए तो घर बनाने लायक रुपया जोड़ते जोड़ते उम्र निकल जाएगी, फिर भी घर न बन पाएगा। सुखिया ने दुखी मन से कहा, अगर हम रात दिन काम करें तो भी नहीं बन पाएगा क्या? मानो ने उत्साह में भर कर कहा, बावली मतलब उत्साह में भर कर कहा, रात दिन काम करेंगे तभी नहीं होगा हैं? अब सुखिया बोलता है, बावली हो गई है क्या रे? बावली हो गई है क्या? चल उठ, चल काम पे जाना नहीं है, टेम ज्यादा हो रहा है, ठेकेदार आता ही होगा। आज पूरब की टांग काटनी है, पूरब की टांग काटनी है मतलब पूरब की तरफ से मिट्टी काट कर बनाना है। सुखिया मानव के सवालों से घबरा गया था, उठकर बाहर जाने लगा था। कुछ भी करो, तुम चाहो तो मैं रात दिन काम करूंगी, मुझे एक पक्की ईंटों का घर चाहिए। अपने गांव में लाल सुर्ख, यहाँ पर समझना, अपने गांव में लाल सुर्ख ईंटों का घर। मानव के भीतर मन में हजार हजार वसंत खिल रहा था कि अपने गांव में ईंटों का घर बनवाएंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सुखिया और मानव को एक क्षण मिल गया, सुखिया और मानव को एक लक्ष्य मिल गया, एक क्षण मिल गया, एक उनका मकसद मिल गया कि हमें क्या करना है। पक्की ईंटों का घर बनाना है, अपने ही हाथ की पक्की ईंटों से बनाना है। सुबह होते ही काम पर लग जाते हैं और शाम को भी अंधेरे होने तक जुटे रहते हैं। ठेकेदार अगसर से लेकर मालिक तक उनके काम से खुश थे। सुबह सिंह किसनी को शहर भी लेकर जाने लगा था। भैया अब तो शहर लेकर जाता था। किसनी के रंग ढंग में बदलाव आ गया था। अब वह भट्ठे पर गारे मिट्टी का काम नहीं करती थी। महेश रोज रात में नशा करके मन की भड़ास निकालता था। दिन में भी अपनी झोपड़ी में पड़ा रहता था या इधर उधर बैठा ही रहता था। किसनी कई कई दिनों तक शहर से लौटती नहीं थी। जब लौटती थकी लौटती थी, थकी निराल और मुरझाई हुई रहती थी, क्योंकि वहां पर जब शहर में जाती होगी तो कई कई दरिंदे मिलकर वहां पर उसका बलात्कार करते होंगे। कपड़ों लतों की अब कमी नहीं थी। किसनी के पास अब कपड़े लता गहने गुड़िया की कमी नहीं थी। लिपस्टिक वगैरह पूरा मार कर रहती थी। उस शमशान में भी एकदम बढ़िया से चिकन रहती होगी। उस रोज सुबह सिंह ने भट्टे पर आते ही अगस्तर ठेकेदार से कहा था, मानव को दफ्तर में बुलाओ, आज किसनी की तबीयत ठीक नहीं है। अगस्तर ठेकेदार ने रोकना चाहा था। छोटे बाबू मानव को बात पूरी होने से पहले ही सुबह सिंह ने उसे फटकार दिया था। रे जाओ मानव को लेकर आओ। साला तुम सब कर रहे रे, लेके आओ जाकर जो तक। तो इसी प्रकार डांट फटकार कर बोला, क्योंकि ये सब कहानी यूपी बिहार का ही है तो ऐसे ही बोला होगा। तो तुमसे जो कहा गया वही करो, ऐसे ही बोलकर भगा दिया गया। किसको? ठेकेदार को, अगस्तर ठेकेदार को। राय देने की कोशिश मत करो।
तुम इस भट्ठे पर मुंशी हो, मुंशी ही रहो, मालिक बनने की कोशिश करोगे तो अंजाम बुरा होगा, ऐसा सुखदेव सिंह ने कहा, सुबेद सिंह ने कहा था। अगसर ठेकेदार की घीघी बंद गई थी। अब भैया ठेकेदार है, वो क्या बोलेगा, मुंशी मुंशी है, क्या बोलेगा, मालिक का तो बात मानना है। वह चुपचाप मानो को बुलाने चला गया था। अगसर ठेकेदार ने आवाज देकर कहा, मानो, छोटे बाबू बुला रहे हैं दफ्तर में। मानो ने सुखिया की ओर देखा और उसकी आंखों में भय से उत्पन्न कातरता थी, मतलब डर था कि ससुरा वो क्या करेगा, हमको दफ्तर में जाएंगे तो हमारे साथ मारेगा पीटेगा, क्या करेगा, कोई कुछ कह नहीं सकता है। ऐसे ऐसी बातों को वहां पर सोचने लगती है। सुखिया भी इस बुलावे पर हड़बड़ा गया था। वह जानता था मछली को फंसाने के लिए जाल फेंका जा रहा है। गुस्से और आक्रोश से नसें खींचने लगी थी। किसके नसें खींचने लगी? सुखिया के। जसदेव ने भी सुखिया के मनोस्थिति को भांप लिया था। वह फुर्ती से उठा, हाथ पांव पर लगी गीली मिट्टी छुराते हुए बोला, तुम यही ठहरो, मैं देखता हूं साला क्या बोलता है, मैं अभी देख कर आता हूं। तो ये सब ऐसे ही बातें ये लोग बता कर आगे चले होंगे। चलो चाचा, यहाँ पर बात थी, जो ठेकेदार था उसको लोग चाचा बोलते थे। चलो चाचा, अगसर के पीछे पीछे चल दिया। अगसर ठेकेदार जानता था कि सूबे सिंह शैतान है। बात सही है, सूबे सिंह शैतान था, लेकिन चुप रहना उसकी मजबूरी बन गई थी। जिंदगी का खास हिस्सा उसने भट्ठा पर गुजारा था। कौन? अगसर ठेकेदार ने। भट्ठे से अलग उसका कोई वजूद नहीं था। जो काम करते थे चाहे ठेकेदार, भट्ठे से अलावा उनका कोई भी वजूद नहीं था। अगसर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देख सूबे सिंह जो था बिफर पड़ा, गुस्से से एकदम आग बबूला हो गया। तुझे किसने बुलाया रे? तुझे किसने बुलाया? जी, जो भी काम हो बताइए, मैं कर दूंगा, मतलब जसदेव ने बोला। जसदेव ने विनम्रता से कहा, क्यों? तो उसका खसम है क्या? खसम है, उसकी चर्बी चढ़ गई है? मतलब तो उसका खास है कि उसको चर्बी चढ़ गई कि नहीं आ रही है? सूबे सिंह ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो फिर इधर जसदेव बोलता है, बाबूजी आप किस तरह बोल रहे हैं? जसदेव के बात पूरी करने से पहले ही एक झनाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर चढ़ दिया। चट, ऐसे ही। जानता नहीं, भट्ठे की आग में फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, हड्डियां तक भी नहीं मिलेगी, राख जैसा समझ जाओगे, समझा? सूबे सिंह ने उसे धक्का दिया। जसदेव गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद जब तक वह संभल पाता, कौन? जसदेव, जब तक संभल पाता, लात घूसे से सूबे सिंह ने उसे अधमरा कर दिया। चीख पुकार सुनकर मजदूर उनकी ओर दौड़ पड़े। मजदूरों को एक साथ आता देखकर सूबे सिंह जीप में बैठ गया था और भाग गया। देखते ही देखते जीप शहर की ओर दौड़ गई थी। अगसर ठेकेदार दफ्तर में जा घुसा था। आगे देखिए, यहाँ पर सुखिया और मानो जसदेव को उठाकर झोपड़ी में ले गए थे। वह दर्द से कराह रहा था। मानो ने उसकी चोटों पर हल्दी लगा दी थी। सुखिया गुस्से में कांप रहा था। ये नहीं मानेगा, इसको एक दिन मार देंगे यहीं पर हम। मानो के अवचेतन में असंख्य अंधेरे नाच रहे थे। भैया यार, ऐसा कुछ होता है ना, जब मालूम चलता है कि दरिंदा अपना ही मालिक है तो डर अंदर में इतना भर जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। वह किसनी नहीं बनना चाहती थी, किसनी जैसा वो इस लड़की नहीं बनना चाहती थी कि फायदा कोई उठा सकता था। इज्जत की जिंदगी जीने की अदम्य लालसा उसमें भरी हुई थी कि इज्जत की जिंदगी जिएंगे। उससे एक घर चाहिए था, पक्की ईंटों का, जहां वह अपनी गृहस्थी और परिवार के सपने देखती थी। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। पूरा दिन एक डर और एक पूरे तरीके से दहशत में बीता। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा हुआ था। सुखिया उसके पास बैठा था।
आज की घटना से मजदूर डर गए थे। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौट कर आएगा। शाम होते ही भट्ठे पर सन्नाटा छा जाता था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया, यहाँ पर समझना, बूढ़ा बिलसिया जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, बुलसिया कोई होगा, बैठा रहता था, आज शाम होते ही अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया। उसके खांसने की आवाज भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज भी नहीं आ रही थी। समझो क्या हालात हुआ होगा वहां पे। किसनी का ट्रांजिस्टर रेडियो भी आज, उसकी आवाज भी आज नहीं सुनाई दे रही थी। मतलब बात बहुत हद से आगे निकल चुका था। बीच बीच में हैंडपंप की चंक चंक ध्वनि इस खामोशी में विघन्न डाल रहा था। मतलब थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा था। पंच पंप जसदेव की झोपड़ी के ठीक सामने था। हैंडपंप जो था जसदेव के झोपड़ी के ठीक सामने था। सभी को पानी के लिए इस पंप पर आना पड़ता था। भट्ठे पर दवा दारू का कोई इंतजाम नहीं था। कटने फटने पर घाव पर मिट्टी लगा देना था। वहां पर मतलब पहले के जमाने में यही होता था, मिट्टी लगा देते थे, उसी से घाव होगा, बीमारी हो, कुछ भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कीड़े मकोड़े की जिंदगी थी गरीबों की। कपड़ा जलाकर राख भर देने ही, समझना यहाँ पर, कपड़ा जलाकर राख भर देना ही दवाई की जगह काम करते थे। मानव ने अंधेरे मन से चूल्हा जलाया था। रोटियां, सॉरी यहाँ पर जलाया था नहीं, जलाई थी होना चाहिए, क्योंकि मानव लड़की है ना, तो जलाई थी। रोटियां सेक कर सुखिया के सामने रख दी थी। सुखिया ने भी अनिच्छा से, इच्छा तो नहीं थी, एक रोटी हलक के नीचे उतारी थी और उसकी भूख जैसे अचानक मर गई थी। मानव को लेकर उसकी चिंता बढ़ गई थी। उसने निश्चय कर लिया था कि वह मानव को किसनी नहीं बनने देगा। सुखिया ने निश्चय कर लिया था कि किसनी नहीं बनने देगा मानव को। इसलिए डर तो था ना भैया, डर होना लाजमी है, डरना चाहिए। अब हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से, कैसे, क्या करने के बाद मानव बच सकती थी। ठीक है, आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया, बेझिझक आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।